हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सारा आकाश। योर स्काई योर लिमिट। सबसे पहले तो सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, शिव जी के आशीर्वाद के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। So today we're going to discuss some previous year questions of CDS examinations और मैंने इसमें एक दो questions मैंने और examination से भी डाल दिए हैं। And of course we're going to discuss the environment, very interesting subject altogether, more like a science and geography का मिश्रण। और ये जो होंगे questions डिटेल मैंने में डिस्कस किए जाएंगे। So let's without further ado let's start off with the very first question. But before we begin, there are a few exams that we have cracked over the years and I have a decent experience. So if you are new here, please consider subscribing to that channel as well. All right. The very first question is Red Data book is published by. तो कौन बुक करता है, पब्लिश करता है बुक रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक इज वेरी वेरी फेमस बुक, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो दिस बुक इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीशीज के रिगार्डिंग। यहाँ पर बहुत डिस्कशन चलता है कि कौन से स्पीशीज जो हमें इंडेंजर्ड है या फिर कौन से स्पीशीज जो हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये इसके बारे में बात की जाती है। तो ये जो पब्लिश करता है ये करता है आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जब पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर IUCN डायरेक्टली लिखा गया था। मैंने यहाँ पर जानबूझ के थोड़ी सी पूरी डेफिनेशन लिख दी है जो कि आप लोग थोड़ा सा देख भी पाए। अब ये फॉर्म कब हुआ था IUCN इन पर्टिकुलर का बात करें हम लोग। IUCN वाज फॉर्म्ड ऑन 5th ऑफ अक्टूबर 1948 को क्या हुआ था, आपका फॉर्म हुआ था। ये जब वो फॉर्म हुआ था तब उस टाइम पर ये फ्रांस के अंदर फॉर्म हुआ था। फ्रांस का एक पर्टिकुलर सिटी है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में अब नहीं है। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर नहीं आता। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आता है, इसका हेडक्वार्टर इज इन ग्लैंड। देखो ये जितने भी आपको मोस्टली जो भी आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें जो भी हैं, उनके हेडक्वार्टर्स ज्यादातर कहां पर आते हैं, ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सभी के सभी हेडक्वार्टर आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम डज कम अंडर दिस पर्टिकुलर ग्लैंड, जो कि कहां पे आता है, स्विट्जरलैंड के अंदर आपका आता है। ठीक है जी, याद रखिएगा IUCN के बारे में। ओके, सो तो ये आपकी रेड लिस्ट के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि रेड लिस्ट के अंदर कितनी टोटल मिलाकर कितने ज्यादा कैटेगरीज आती है। तो याद रखना है इसमें 9 कैटेगरीज आती हैं, 9 कैटेगरीज, जिसमें से ये 7 कैटेगरीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद की कोई कैटेगरी को ज्यादा वैल्यू नहीं करते या फिर ज्यादा वैल्यू नहीं देखते हैं इसको। तो ये डाटा डेफिशिएंट और नॉट वैल्यू इवैल्यूएटेड, दीज आर नॉट वेरी मच इंक्लूडेड। पर ये देखना, अगर आपको 7 या फिर 9 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 9 इज द वेरी वेरी राइट ऑप्शन, लेकिन कभी कभार 9 ऑप्शन में नहीं देते तो यहाँ पर 7 पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, extinct and wild, critically endangered, vulnerable, nearly threatened and least concern, ये सबके स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे। These terms are very very important as well। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में। देखो ये एक्चुअली वर्ल्ड से कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यहाँ पर किससे है, ग्लोबल से है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी सर ये वही चीज है जो कि आपने UNFCCC के अंडर आपने पढ़ी होगी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर आपने पढ़ी होगी। ये भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में डाला हुआ है तो वो देख लेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और UNEP, थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। यूएनईपी के बारे में अगर हम बात करें तो UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो है ये आपका 5 जून, देखो जो मैंने बताया था पहले वो 5 अक्टूबर था, ये 5 जून को हम लोग बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाते हैं। ये इस दिन यहाँ पर क्या हुआ था, आपका सेटअप हुआ था 1972 के अंदर, और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट डे की तरह हम इसको क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पर, इसका हेडक्वार्टर्स ये आपका आता है नायरोबी केनिया के अंदर, नायरोबी केनिया के अंदर आता है। नायरोबी केनिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ इट। सर काफी सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट इज वेरी वेरी फेमस रिपोर्ट ऑफ इट। ठीक है, और जो ये फॉर्म हुआ था 1972 के अंदर हुआ था, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अच्छा एक और है, एक को बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं। ये तो कॉन्फ्रेंस होगी, ये होती है क्या होती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। अगर कन्वेंशन पूछा जाए तो याद रखना, कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट, कन्वेंशन इज रिलेटेड टू POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए होती है आपकी स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो डिफरेंट है। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या हुई थी, आपकी UNEP से रिलेशन रखती है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी सारे कंफ्यूज करते हैं लेकिन क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए WWF के रिगार्डिंग बात करेंगे, बिल्कुल सर जो सोच रहे हो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दिस इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ
वाइल्ड लाइफ फंड है, ठीक है, WWE वो वाला नहीं है, रोमन रेंस वाला नहीं है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फंड है। ये क्या है आपका इंटरनेशनल एनजीओ 1961 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, मतलब इससे पहले हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मैंने आपको बताया था, ज्यादातर हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं आपके ग्लैंड में आते हैं, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर क्या आ जाएगा, इसका भी हेडक्वार्टर आ जाएगा। इसका जो लोगो है वो क्या आपका जाइंट पांडा, याद रखना दो टाइप के बेसिकली पांडास पाए जाते हैं, एक होता है आपका जाइंट पांडा जो कि बड़ा वाला पांडा, जो कि वॉलपेपर टाइप वाला पांडा, जो बड़ा मतलब होता है, गुड्डे वुड्डे भी सर इसी पांडा के बनाए जाते हैं, मतलब इस की फिगर के बनाते हैं, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक वाला पांडा। ये हमारे इंडिया के अंदर काफी सारा कम देखने को मिलता है, ये दीज आर मोर नेटिव स्पीशीज ऑफ चाइना एंड ऑल। लेकिन हमारे देश में मिलता है रेड पांडा देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो रेड पांडा छोटा होता है सर, बड़े साइज में नहीं होता है, छोटा वाला पांडा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाय द वे दिस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, राइट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन्होंने ही इसके अंदर ही वर्ल्ड लाइफ फंड के अंदर आपने शायद सुना होगा अर्थ आर के बारे में। अर्थ आर, 1 घंटा साल में एक दिन 1 घंटा क्या होती है, सारी लाइट्स क्या होती है, स्विच ऑफ होती हैं, इसको बोलते हैं अर्थ आर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या कहते हैं, यूजुअली आपको मार्च के अंदर, अभी आपका मार्च शुरू हो गया तो मार्च में आपको देखने को मिलता है, मार्च किसी भी एक सैटरडे को बना लेते हैं मार्च के अंदर, ठीक है। एक होता है अर्थ आर तो ठीक है, एक होता है अर्थ डे, अर्थ डे इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थ डे, ठीक है, अर्थ डे। ऑलराइट, चलो ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड इन, ये आप लोग खुद ही आंसर करोगे, इसको मैं बिल्कुल आंसर नहीं करने वाला। देखो जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व हो गए, देन आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ठीक है। देन अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिगार्डिंग बात करें, ये सब के सब क्या है, किसके एग्जांपल्स हैं, सबके सब क्या एग्जांपल, आपके इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल हैं, इन सिटू कंजर्वेशन के आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। अच्छा यहाँ पर पूछा टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, अगर तुक्का भी मारोगे तो भी इसका सही होगा, लेकिन मुझे एक इसका आंसर आप लोग और दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड आई विल डेफिनेटली गिव हिम और हर द हार्ट, बिकॉज इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में पाई जाती है, आपका स्टेट एंड यूटीज इंक्लूड करके आप बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना तीनों के बारे में, मतलब चारों के बारे में ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, याद रखना, ओके। चलो, highest per capita emitter of carbon dioxide in the world is, this is very tricky question because किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर पता है तो आराम से आंसर कर लेगा, जिसको नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो जो मार के आया वो गलत होने वाला है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता दूं, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे चाइना के बारे में, लेकिन चाइना इज नॉट देयर। अगर आप गूगल पे सिंपल सर्च करोगे शायद आपको चाइना ही नंबर 1 देखने को मिल जाए, ऐसा, लेकिन इसका आंसर चाइना नहीं है, चाइना इसका आंसर नहीं है, ये मैं आपको भी दिखा भी दूंगा प्रॉपर प्रूफ के साथ। चाइना इज नॉट देयर। चाइना बड़े कंट्रीज में अगर देखा जाए तो चाइना, यूएसए, इन सबके अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेफिनेटली चाइना इज ऑन द टॉप, लेकिन अगर हम सारे के सारे कंट्रीज को यहाँ पर काउंट कर लें तो कतर आता है, कतर इज द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, एक इंसान जो कतर के अंदर रह रहा है वो ऑन एन एवरेज कितनी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, कोई भी इंसान कहीं और किसी और कंट्री में रह रहा है उसके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है, देखो इसका एग्जांपल बताता हूं। ये तो लिखा हुआ है हाईएस्ट पर कैपिटा एमिटर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एमिटर को हटाकर मैं यहाँ पर लिख दूं हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी, मतलब पर कैपिटा या फिर पर पर्सन जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी कौन सा सबसे ज्यादा आपकी जीडीपी आती है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, एक्चुअली पर कैपिटा इनकम कहना चाहिए मुझे। पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या आपकी हाईएस्ट है कतर के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए हर कोई इंसान कमा लेता है, इंडियन रुपीज में बता रहा हूँ, 4 लाख रुपए कमाता है पर मंथ एक इंसान, ठीक है। और हमारे इंडिया के अंदर कितनी एवरेज है, करीबन 8500 के आसपास एवरेज है। तो अगर 4 लाख कोई इंसान कमा रहा है तो क्या करेगा, वो खर्चे भी ज्यादा करेगा सर, वो गुची के या वो ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, अरमानी वगैरह के कपड़े पहनेगा, है ना, मतलब कुछ अच्छे पूमा वगैरह के शूज वगैरह पहनेगा, बड़े बड़े महंगे खर्चे करेगा। ये जो महंगे कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे क्वालिटी प्रोसेसेस से होकर निकलते हैं। इसका मतलब क्या है, उस सब के प्रोसेसेस के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके अंदर भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज अगर कोई इंसान वहां पर कोई कपड़ा पहन रहा है तो उस कपड़े को बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लगी होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड इज कतर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर फैक्ट्रीज में धुआं निकले जा रहा है, वो मतलब नहीं एग्जैक्टली, वो ये मतलब है कि जो भी वहां पर कंजप्शन हो रही है वो उसको बनाने के लिए भी वहां पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आपकी आ जाती है, मतलब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सोर्सेज बोथ आर यहाँ पर क्या आपको काउंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका। ऑलराइट, एज यू कैन सी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड बैंक का ये डाटा है, वर्ल्ड बैंक .org का डाटा हमने यहाँ पर पिकअप किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर CO2 एमिशंस मैट्रिक टन्स पर कैपिटा की रिगार्डिंग पर मेंशन किया है, और मैंने यहाँ पर 4 शॉर्टलिस्ट करके रख दिए जो कि आपको दिखाने में आसान रहेगा। तो यहाँ पर ये
ये आपको चाइना के अंदर आपके 7.4 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है, ये टन्स के अंदर बात हो रही है तो ज्यादा परेशान मत होना, ये आपके 7.4 की यहाँ पर वैल्यू है। वैल्यू देखो खाली, इंडिया के अंदर 1.8 विच इज वेरी वेरी लेस, कतर के अंदर 32.4 आपको देखने को मिल जाएगी, एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपकी 15.2 देखने को मिल जाएगी। देखो अब ये 2018 का डाटा है, थोड़ा यहाँ पर चेंज आया है। अब यहाँ पर चाइना की जो है वो क्या हो रहा है, काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, मतलब काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ मैंने, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना ले। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप भी क्या हो, ऑटोट्रॉफ हो। अगर आप कि मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, जो इतने बड़े हो चुके हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर कि मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, इसका मतलब क्या है, दैट इज वो आप क्या हो, हेटेरोट्रॉफ हो। आप क्या हो, हेटेरोट्रॉफ हो, मतलब यू आर कंज्यूमिंग द फूड मेड बाय द ऑटोट्रॉफ, जो खुद खाना बनाना जानते हैं उनके थ्रू उनसे आप खाना लेकर खा रहे हो, या वो वाला खाना आप कंज्यूम कर रहे हो, उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप समझ लेंगे बड़े प्यार से। तो बेसिकली जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां पर आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल की अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो एल्गी इज डेफिनेटली एन ऑटोट्रॉफ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बैक्टीरिया एंड फंगस, देखो बैक्टीरिया एंड फंगस जो होते हैं वो सेप्टोट्रॉफ भी होते हैं, मतलब बेसिकली मैं कह दूं तो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजर्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया इज आल्सो गिवन, एंड यहाँ पर आपका मल्टीपल ऑप्शंस, करेक्ट वाले ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यार याद रखना कि इसको बैक्टीरिया, हर कोई बैक्टीरिया नहीं होता, पर इन जनरल बैक्टीरिया आर आल्सो ऑटोट्रॉफ्स। तो मैं यहाँ पर 1 और 2 टिक यहाँ पर करेंगे आंसर। आप यहाँ पर देखो सिंगल वन का तो ऑप्शन वैसे भी नहीं, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सिंगल वन का ऑप्शन है भी नहीं, तो यहाँ पर सिंगल वन इज एक ये डी ऑप्शन बचता है, एक ए ऑप्शन बचता है, तो ये 1 2 3 तो करेक्ट हो नहीं सकता, बिकॉज फंगस इज नॉट ऑटोट्रॉफ। तो बट ऑब्वियसली आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन चूज करना होता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस ना होते, 1 2 और 3 या एक और लगा लो, पीछे 4 भी लगा लेते हैं, तो वहां पर आप एल्गी टिक करते, वहां पर आप बैक्टीरिया वगैरह टिक नहीं करते, ठीक है। समझना, देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना है, ऑप्शंस को देखना है, उस हिसाब से आंसर करना है, ठीक है, लड़ना नहीं है वहां पे जाके, ओके। चलो, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चंस, दे आर फाउंड इन शैलो वाटर्स, ऐसा बोल रहा है कि शैलो वाटर्स के अंदर मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोरल रीफ होते क्या है, कोरल रीफ होते क्या, देखो कोरल रीफ होते हैं कि एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जिसमें क्या होते हैं, एक होता है आपका पॉलिप होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, पॉलिप बहुत छोटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। और प्लस क्या होता है, यहाँ पर एल्गी होती है, एल्गी का नाम क्या होता है, जूस एंथनी नाम की एल्गी होती है। ये दोनों के दोनों की मिलकर जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब जिसमें दोनों का फायदा हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये से बोलते हैं, अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन के नाम से जाना जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन इसको बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, यहाँ पर आपकी बायोडाइवर्सिटी को हैंडल करते हैं, ठीक है। चलिए, दे आर फाउंड इन शैलो वाटर्स ओनली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली लेयर के अंदर देखने को मिलेंगे ज्यादातर, मतलब वहीं पर देखने को मिलेंगे, ज्यादातर नहीं, वहीं पर देखने को मिलेंगे। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर्स, ट्रॉपिकल वाटर्स मतलब क्या, ये ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करता है, मतलब दिस इज इक्वेटर, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल, इसके अंदर जो आपका ट्रॉपिक्स एरिया के अंदर लाई करता है, नहीं, ये सब ट्रॉपिकल के अंदर भी लाई करता है, इसके जस्ट ऊपर भी लाई करता है, सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर भी आपको पानी में देखने को मिल जाएगा। दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ इट, तो ट्रॉपिकल वाटर्स यहाँ पर क्या है, गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई बायोमास प्रोडक्शन। मैंने अभी बोला था कि यहाँ पर क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, देयरफॉर बायोमास में यहाँ पर ज्यादा हो गया, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, ठीक है। देन they have a remarkable flora and flora diversity, again मैंने आपको बोला बायोडाइवर्सिटी इन जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है, तो यहाँ पर मैंने बायोडाइवर्सिटी इज फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात कर रहा है, और डाइवर्सिटी यहाँ पर ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत है, सेकंड रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, ओनली 1 2 and 3, सॉरी 1 3 and 4 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना कि यहाँ पर ट्रॉपिकल वाटर्स, यहाँ पर ये भी याद रखना कि जहां पर पानी हल्का सा मतलब टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाकर क्या होता है, कोरल रीफ यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होते हैं, ठीक है। आप सबने देखा होगा, दीज आर द वेरी वेरी ब्यूटीफुल होते हैं सर, कि आपको एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और क्या रखना, इसमें एक चीज कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखी है क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखना यहाँ पर क्लियर वाटर होना जरूरी है, पॉल्यूटेड वाटर होगा तो ये पैदा नहीं होंगे, ठीक है। और साथ साथ में सलाइन कंडीशन होनी जरूरी है। क्लियर वाटर का मतलब ये मत समझ लेना कि साफ पानी पीने वाला पानी होगा तभी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सलाइन यानी कि आपका नमक मिला होना चाहिए पानी में, NaCl या फिर सॉल्ट्स आपके होने चाहिए पानी के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट और आते से बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग का। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या, एक खूबसूरत सा आपको कोरल दिखाया, ये क्या हो रहा है, इस तरह से कंडीशन हो रही है, इनकी खराब हो रही है, थैंक्स टू अस।
यहाँ पर लिखा लिखा भी है, कोरल ब्लीचिंग इज अकर्स व्हेन द टेम्परेचर लाइट और न्यूट्रिएंट्स इन द ओशन चेंज, कोरल्स बिकम स्ट्रेस एंड टर्न व्हाइट। व्हाइट का मतलब यहाँ पर क्या, सिंपल सी बात है, मर जाते हैं, तो इसे बोलते हैं डेड कोरल बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेड कोरल, कोरल मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, जूसेंथली बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर रहता है और यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। कैसे कैसे बोलते हैं, इसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है, ऑफ कोर्स रिकवरी की जा सकती है अगर पॉल्यूशन हम लोग क्या कर दें, बंद कर दें, ओवर फिशिंग ना करें, ओशन एसिडिफिकेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ना बढ़ाएं ओशन के अंदर, साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो द रीजन ऑफ द सेम, ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ पर क्या हो रही है, इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। ओवर फिशिंग इज आल्सो देयर, आई थिंक ओवर फिशिंग यहाँ पे लिखी दिया मैंने, ओके। देन देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड एज एल नीनो, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा पर आपको शायद पता होगा इसके बारे में, ठीक है। ओवर कंजप्शन कह लो, है ना, मतलब हमारी इंटरफेरेंस हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। इफ कह रहा हूं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मेरीन पोल्यूशन इज आल्सो रीजन फॉर द सेम, मेरीन पोल्यूशन इज आल्सो रीजन फॉर द सेम। तो अगर इन सब चीजों को हम लोग ठीक कर लें तो कोरल विल गेट रिजुविनेटेड। एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पर आपको देखने को मिलेगा, द लार्जेस्ट कोरल स्ट्रक्चर इज देयर इन ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, इसका नाम है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे इंडिया के अंदर अगर बात करें तो लक्षद्वीप इज टोटली कोरल आइलैंड, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सॉरी हमारा फर्स्ट कोरल गार्डन जो हमारे देश का है, कोरल गार्डन, कोरल्स का गार्डन, ठीक है, कोरल्स का गार्डन, ये कहां पर आपका आता है, ये आपका आता है मीठापुर, मीठापुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में आपका आता है मीठापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फॉलोइंग साइट्स आर लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, पहले तो देखते हैं सर यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आता है, आपका पेरिस के अंदर आपका आता है हेडक्वार्टर, राइट ना, हाँ ठीक है, पेरिस के अंदर आपका हेडक्वार्टर आता है, ठीक है। पेरिस इज फ्रांस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर ये काफी मतलब क्या हेरिटेज साइट्स वगैरह बनाता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल पटियाला इज आल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन टू बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऐसे कोशिश की जा रही है, यहाँ पर बनाई जा रही है। ऐसे हम लोग बहुत सारे हमारे देश के अंदर भी कोशिश की जाती है कि बहुत सारे यू नो जो सिटीज वगैरह है, फॉर एग्जांपल जयपुर इज आल्सो एग्जांपल द सेम, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जगहों को अगर हम हेरिटेज लिस्ट के अंदर लिखा दें, वो तो खैर पूरा का पूरा हेरिटेज सिटी है, तो उससे क्या होता है कंजर्वेशन वगैरह के अंदर हेल्प होती है और साथ साथ में हमें ग्लोबल प्रेजेंस मिल जाती है, ग्लोबल उसका एक तरह से कह लो प्रमोशन हो जाता है, तो टूरिस्ट वगैरह आएंगे वहां पर और वहां पर हमारा फायदा वगैरह हो जाएगा ऐसे करके। अच्छा, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। तो ये नालंदा महावीर, बिल्कुल नालंदा यूनिवर्सिटी वेरी वेरी फेमस, बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसकी रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी आती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, राइनो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए। इसके साथ राइनो आपके कहां पाए जाते हैं, एक आपका आता है ओरांग नेशनल पार्क, वहां पर भी आपके पाए जाते हैं, ठीक है। देन अगर बात करें हम लोग मानस नेशनल, सॉरी नॉट मानस, हाँ मानस, ठीक है, मानस नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, नामदाफ के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ जगहों पर आपके बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कंचनजंगा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका, ये दिस वाज द 11th बायोस्फीयर रिजर्व। 12th बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा आपका, पन्ना व्हिच इज इन एमपी, पन्ना इज इन एमपी, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज आल्सो क्या आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपको देखने मिलेगा, एचपी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने मिलेगा। तो बेसिकली तीनों के तीनों है, 1 2 और 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर ये करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन हो ना इसके ऊपर, तो पक्का याद रख लेना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The following statement regarding the global environmental facility, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, दिस इज 7th क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के ऊपर वी आर गोना बी डिस्कसिंग, ये क्वेश्चन आपके सामने आई गया। क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये 1992 रियो अर्थ समिट के दौरान इस्टेब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये रियो डी जेनेरियो के अंदर समिट हुआ था, अर्थ समिट इसे बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे और भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये 1992 में एक बार हुआ, उसके बाद क्या हुआ 10 साल के बाद, यानी कि 2002 के अंदर आपका हुआ रियो प्लस 10, ये कहां पर हुआ था आपका, साउथ अफ्रीका के अंदर आपका हुआ था, जोहानिसबर्ग के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ आपका 2012 के अंदर आपका हुआ रियो प्लस 20, जो कि आपका फिर से कहां पर हुआ, आपका रियो के अंदर ही हुआ। देखो नाम रियो है, रियो प्लस 10, रियो प्लस 20, लेकिन याद रखना जगह चेंज हो रही है। ये हाँ, ये 2012 के अंदर, 92 के अंदर आपका रियो के अंदर ही हुआ था। अब 2022 आएगा तो यहाँ पर अगला सेशन भी होगा, ये भी आप लोग देख ही लीजिएगा, मतलब 22 आएगा नहीं, 22 आ गया है, तो डेफिनेटली ये सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे काम हुए थे। इसके अंदर बोला गया था कि हम लोग यहाँ पर एजेंडा 21 करके एक डॉक्यूमेंट था, वो यहाँ पर रिलीज किया गया था, ठीक है। देन यहाँ पर UNFCCC ये आपका फॉर्म हुआ था, ये आपका फॉर्म हुआ था, ठीक है। UNFCCC के साथ साथ आपका UNFCCD भी फॉर्म हुआ था, ये मैंने आपकी फुल फॉर्म बता रही थी, ये नहीं बताई थी मैंने आपको। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, मतलब मरुस्थल वगैरह ना बने उसके चक्कर में। ग्रेट ग्रीन वॉल करके जो कॉन्सेप्ट है वो भी इससे रिलेशन रखता है।
देन आपका जीईएफ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी यहाँ पर बनी थी। ये किसका काम क्या है? इसका काम क्या है? यहाँ पर क्या होता है, मतलब एक देखो ये इसका लोगो है और यहाँ पर क्या होता है, फंड बनाया, एक फंड यहाँ पर बनाया, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी करके फंड बनाया, जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोग्राम है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ये क्या आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, देन आपका मीनामाटा कन्वेंशन हो गया, सब कुछ जो भी चीजें होगी जहां पर भी पैसा रिक्वायरमेंट लग रही है, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं, उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, पैसा खर्च होगा ये इस फंड का इस्तेमाल करके, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह कुछ ना कुछ फंड यहाँ पर डालते रहते हैं। इट हैज बीन इंटरेस्टेड टू एज एंटी ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म अंडर COP21। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर क्या फंड है, तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये COP21 के अंडर यहाँ पर फॉर्म हुआ था, COP21 के अंदर फॉर्म होता है। व्हाट इज COP21? यूएनएफसीसी की जो मीटिंग होती है उसे बोलते हैं COP, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। COP21 जो आपका हुआ था, ये हुआ था आपका 2015 के अंदर हुई थी। ये आपका यहाँ पर आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ था। और इसके अलावा क्या बताएं आपका, हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये फॉर्म हुआ था, और ये फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, किस ईयर के अंदर पास होता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलो फटाफट से आंसर करो, अभी आंसर करो, ठीक है। चलो 1974 इसका आंसर नहीं है, 1972 इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। ओके, 1974 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट यहाँ पर आया था। 1980 के अंदर आपका आया था फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1996 के अंदर आया था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर आया था इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूँ, फटाफट से आंसर करना कमेंट के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ डे कब बनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मार्च अप्रैल के बीच में आता है, इतना हिंट दे दिया आपको, अब देख लेना, ठीक है। और लेट डेट्स में आता है, मतलब 20s के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कंसीडर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। वेटलैंड्स के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो पहली बात तो दिमाग में आपके क्वेश्चन अभी आ जाना चाहिए, टोटल मिलाकर वेटलैंड्स कितने हमारे कंट्री के अंदर, हमारे, हाँ अभी आप तो सोच चुके होंगे 49, गलत, आंसर ही गलत है। मैंने पूछा टोटल वेटलैंड कितने हमारे इंडिया के अंदर, देखो ये हमारे 7 लाख से ऊपर, 7 लाख से हमारे क्या ऊपर आपको देखने मिल जाते हैं, वेटलैंड्स देखने मिल जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ वेटलैंड्स होते हैं और रामसर कन्वेंशन के अंदर आते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए साइट बना दी गई है, उसे बोलते हैं रामसर कन्वेंशन कब यहाँ पर फॉर्म हुई थी, बताएंगे कोई? चलो 1971 इज द राइट ऑप्शन, ये मतलब 1971 के अंदर फॉर्म हुई थी। डेट आप लोग मुझे बताएंगे, बिकॉज उसी दिन, यार लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फरवरी 1971 को फॉर्म हुई थी, और यहाँ पर 50 साल अभी पूरे हो चुके हैं। 2021 के अंदर इसके बाद 50 साल पूरे हो गए थे, 2022 के बाद 51 इयर्स हैव बीन पास, और 2 फरवरी को हम लोग बनाते हैं रामसर कन्वेंशन डे, या फिर रामसर डे भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ 7 लाख से ज्यादा है, लेकिन आती हैं कितनी, 49 आती हैं, 49 हमारे कंट्री, मतलब 49 हमारी रामसर कन्वेंशन के अंदर आपकी आई जाती है। इसके अंदर अगर बात करें तो लास्ट की याद रखना, ये 2021 के अंदर आपकी ऐड हुई थी कुछ, 48th एंड 49th याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 48th जो आपकी इसका नाम है आपका खिजाड़िया करके, मेरे को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, खिजाड़िया विच इज इन गुजरात। एंड लास्ट आपकी जो दूसरी वाली आपकी इसे बोलते हैं अपन बखीरा विच इज इन यूपी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन द वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, गलत, बिल्कुल गलत, बिकॉज क्यों, अलग जगह पर पाए जाते हैं, ये तो ऑप्शन क्या है, गलत है। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज हमारे देश के अंदर जो इनलैंड यानी कि जो रिवर से बनाया जाने वाला जो वेटलैंड होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन, मतलब कह लो कि आउटलैंड कह लो, या फिर कह लो कोस्टल वाले से ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इनलैंड बिल्कुल सही बात है, रिवर सिस्टम से हमारे वेटलैंड्स काफी ज्यादा बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर साइट, गलत, बिल्कुल गलत है। 49 और कहां 7 लाख, तो मोस्ट ऑफ देम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड 3 इज गलत, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, रामसर के अंदर एक पॉइंट और याद रखना कि आपके एक होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये किसके लिए होता है, ये जो भी डेंजर के अंदर है रामसर साइट्स, उसको यहाँ पर ये लिस्ट करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर, लाइक अ रेड डाटा बुक, जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था। Alright, question number 10. Which of the following statement is true regarding about the ozone layer? Ozone layer के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। देखो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना, बाद में देखेंगे इसका आंसर। ओजोन कहां पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपकी पाई जाती है।
90% ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। और ये क्या होती है आपकी पॉजिटिव ओजोन होती है, गुड ओजोन होती है, बहुत ज्यादा अच्छा हमें फायदा पहुंचाती है ये वाली, बिकॉज हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से क्या करती है आपकी प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशन को यहाँ पर अंदर आने नहीं देती। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारी ओजोन पाई जाती है, ये वैसे अगर हम ऐसा कंपाउंड देखा जाए तो ये कौन सी होती है, ट्राइटोमिक गैस होता है, ट्राइटोमिक यानी कि O3 आप लोग बोलते हैं, O3 ट्राइटोमिक होता है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ये टॉक्सिक होती है, जहर ही जहर को मारता है, टॉक्सिक होती है, बिल्कुल टॉक्सिक होती है। और लाइट ब्लू कलर की आपको देखने को मिल जाती है, लाइट ब्लू कलर की आपको देखने को मिल जाती है, स्काई ब्लू लाइट ब्लू कलर की आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, कितनी है ये, कितनी इसकी मतलब थिकनेस होती है, तो याद रखना सिर्फ 3 mm की लेयर होती है, 3 mm की लेयर होती है। और अगर 2 mm से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, होल हो गया, यानी कि ओजोन होल यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। ठीक है जी। अच्छा, 90% यहाँ पर पाई जाती है, तो बाकी कहां पर पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर के अंदर पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर के अंदर आपकी 10% पाई जाती है। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है, नेगेटिव ओजोन, बैड ओजोन कह लो, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कह लो, कुछ भी आप लोग यहाँ पर कह लो, इसका नाम रख लो। ठीक है, इसे सेकेंडरी ओजोन भी बोलते हैं। दिस इज प्राइमरी ओजोन, प्राइमरी ओजोन इसे बोलते हैं अपन, सेकेंडरी ओजोन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा खराब है, बिकॉज ये पीसीएस यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। चलो अगर देखते हैं, द ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर, वही मैंने बताया आपको, बैड वाली ओजोन कैन रीच द स्ट्रेटोस्फियर एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रोपोस्फेयर वाली जो होगी वो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, खाली बकवास लिखा हुआ है, मतलब क्या ही भांग खा के कुछ ना कुछ बना दिया। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज कॉल्ड गुड ओजोन, मैंने अभी आपको बताया, पॉजिटिव ओजोन, गुड ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, सबके सब आपकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड ऑप्शन इज बिल्कुल सही है, ऑप्शन में बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इज राइट ऑप्शन, तो बी इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या आपके ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर की पाई जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है। All right, the very last question is types of interaction there is in which of the following types of interaction there is no net benefit, कोई net benefit और harm नहीं होता किसी भी स्पीशीज को। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज अगर एक भी ऑप्शन को ऊपर नीचे किया तो कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले समझते हैं यहाँ पर पैसिविज्म क्या होता है। पैसिविज्म क्या होता है, आपको अच्छे से जानते हो क्या क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, उसको बोलते हैं पैसिविज्म। ठीक है, मतलब कोई ना कोई, जैसे विक्रम और बेताल चढ़ के बैठ गया है ना, ऐसा कुछ करके, तो ये क्या होता है, पैसिविज्म होता है। देन आता है आपका अमेनिलिज्म। मैं एक बार बताता हूँ जरा, मैंने फिर इमेज लगाई होगी, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ही चीज होती है। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड, यहाँ पर फूल निकले क्या हुआ, और यहाँ पर जो बीज वगैरह आई या फिर चलो जो मक्खियां आई या कुछ और यहाँ पर आई नेक्टर सर्व करने के लिए, वो क्या करा, इनके पॉलन गेंस इनके पैर में चिपक गए और किसी और पेड़ के ऊपर जाकर क्या हो गया, यहाँ पर ये पॉलन गेंस के ट्रांसफर हो गए। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉलिनेशन हो गया। इसका किसकी हेल्प मिल गई, प्लांट को हेल्प मिल गई पॉलिनेशन होने में, तो किसका फायदा, प्लांट का फायदा। और यहाँ पर मक्खी को क्या मिला, मक्खी को मिला नेक्टर, मक्खी को मिला क्या, नेक्टर मिला। ठीक है, तो बी गेट्स नेक्टर, दोनों का फायदा। तो ये क्या आपकी म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, आपका दोनों का फायदा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल इसके, लाइकन्स आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द सेम। कोरल रीफ हमने भी पढ़े, वो भी इसके एग्जांपल है। ठीक है, माइक्रोकोज़ेरा करके एक आती है, वो भी इसके एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल इसके देखने को मिल जाते हैं। देन आता है सर कम्युनलिज्म के अंदर क्या होता है आपका, वेल इज अनअफेक्टेड, वेल बिल्कुल अनअफेक्टेड है। और यहाँ पर क्या है कि ये ब्रैंकाइकल्स जो सॉरी ब्रैंकल्स क्या है, वो आपके क्या होते हैं, आपके फूड वगैरह को आपका मतलब ये ढूंढ लेते हैं, वेल की मदद से ढूंढ लेते हैं, चिपक हो जाते हैं इनसे, ऐसा कुछ करके। तो बेसिकली ये आपका एग्जांपल है। या फिर कह लो सिंपल सी बात है, बर्ड्स ऑन कैटल, आपने देखो कैटल जो होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, आपके बर्ड्स बैठी होती है। तो कैटल को फर्क पड़ रहा है नहीं, लेकिन बर्ड को क्या होता है, उसको कीड़े वीड़े मिल जाते हैं, बिकॉज जो भी कैटल वगैरह है वो अगर गीली कीचड़ वगैरह में रही होगी तो उसको इससे बड़े आराम से कीड़े वगैरह मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, इसका कोई फायदा है नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है इसका, लेकिन इसका क्या है, बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो एक बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है, अनअफेक्टेड है, और दूसरा क्या यहाँ पर दूसरे का फायदा हो रहा है। दिस इज द केस विद इट। पैसिविज्म के अंदर क्या होता है, द कैट गेट्स स्किन इरिटेशन हो रही है, और यहाँ पर क्या है, ये जो टिक होता है, या फिर आपने कैट के अंदर या फिर डॉग्स के अंदर भी देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, एक लग जाते हैं, कोई कीड़ा सा लग जाता है, हटता भी नहीं है, निकलता ही नहीं है बहुत, है ना, ऐसा करके। तो ये क्या होते हैं, ये आपके लग जाएगा तो इसको यहाँ पर ब्लड मिल रहा है, ये ब्लड सक करता रहेगा, इसको फायदा मिल रहा है, लेकिन इसको प्रॉब्लम आ रही है, इसको बेचारे को प्रॉब्लम आ रही है ना, खुजली वुजली होती रहती है। तो दिस इज द केस विद इट। तो ये आपका होता है पैरासिटिज्म का एग्जांपल। मतलब क्या है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। ठीक है, अमेनिलिज्म के अंदर क्या होता है, यार यहाँ पर एक का नुकसान होता है, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, एक का नुकसान हो रहा था, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, इसे बोलते हैं अमेनिलिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन पे देखते हैं वापस से, नो नेट बेनिफिट ऑफ हार्म टू अदर स्पीशीज, मतलब कह रहा है हार्म की रिगार्डिंग बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी का नुकसान की रिगार्डिंग बात नहीं करनी, नुकसान वगैरह काट दो, नेगेटिव कहां पर है काट दो, नेगेटिव कहां पर है काट दो। अब बचे कौन से, म्यूचुअलिज्म, और यहाँ पर बचा कम्युनलिज्म। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नो नेट बेनिफिट भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर हार्म भी नहीं होना चाहिए। हमने हार्म वाले काट दिए,
और कोई भी नेट बेनिफिट नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों टोटल मिलाकर किसी को फायदा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मतलब टोटल मिलाकर फायदा नहीं होना चाहिए, टोटल मिलाकर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए चीज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म आपका आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म आपका आ जाएगा। ये भी मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, बिकॉज नो नेट बेनिफिट के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हुई है, बात की हुई है। कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है, कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है यार, कोई तरह का नेट बेनिफिट नहीं हो रहा, बिकॉज एक को फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक को फर्क ही नहीं पड़ रहा, और एक का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि समझने की कोशिश करो, यहाँ पर नेट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, नेट बेनिफिट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब देखो बनते दोनों के दोनों ऑप्शन है, बनते दोनों के दोनों ऑप्शन है, म्यूचुअलिज्म भी बनता है पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक का बनता है यहाँ पर इसका न्यूट्रल, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इससे क्या हो रहा है, इसका थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, कोई नेट बेनिफिट नहीं होना चाहिए, नेट हार्म नहीं होना चाहिए टू आइदर स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज को नेट बेनिफिट या नेट हार्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटलीस्ट एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को इतना फायदा नहीं हो रहा, तो एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिज्म इज द राइट ऑप्शन फॉर द सेम, ठीक है। म्यूचुअलिज्म यहाँ पर म्यूचुअलिज्म नहीं होगा, बिकॉज दोनों को यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। काफी टफ सा क्वेश्चन था, समझ आए तो बताना जरा। विद दिस वी आर डन विद दिस वेरी क्वेश्चन इटसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद। Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?